हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड हम आ चुके हैं डीओपीटी के यूनिट नंबर 3 के साथ। तो इसमें हमें देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले तो क्लासिकल साइको एनालिसिस जो तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, फ्रॉइड की थ्योरीज, इट्स जस्ट दैट काफ़ी डिटेल के अंदर है इस बार। देन सोशियोलॉजिकल शिफ्ट इन साइको एनालिसिस जो आपको हॉर्नाय और एरिक्सन का कवर करना है। ऑब्जेक्ट रिलेशंस पर्सपेक्टिव और एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो आज हम लोग अभी लाइक क्लासिकल साइको एनालिसिस कवर करेंगे। अगर तुम्हें यूनिट 2 या यूनिट 1 देखना है तो आई लिंक इट ओवर हियर, तुम चेकआउट कर सकते हो। तो साइको एनालिसिस एमर्ज कैसे हुआ? इट एमर्ज ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन साइकोलॉजी वाज स्टिल डिफाइनिंग इट्स सब्जेक्ट मैटर। अर्ली स्कूल सच एज स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। देखो, ये उस टाइम पे साइको एनालिसिस आया था जब मैंने आप तुम्हें पहले बताया था बिहेवियरिस्ट वाले टाइम पे कि लोगों को इतनी कन्फ्यूजन हो गई थी कि साइकोलॉजी है क्या एग्जैक्टली, वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम पे साइड बाय साइड आपका साइको एनालिसिस इवॉल्व होने लग गया था। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे थे। बिहेवियरिज्म ने बहुत ही नैरो वे के अंदर कर दिया था कि भाई सिर्फ ऑब्जर्वेबल चीज़ों को देखना है। पर इनमें से कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो मेंटल इलनेस से डील कर रहा था या मेंटल डिसऑर्डर से डील कर रहा था। हमारे जो फ्रॉइड थे उन्होंने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर साइकोलॉजिकल डायनामिक्स। इन ये एक तरह से ना बहुत बड़ा गैप था साइकोलॉजी के अंदर कि ये चीज़ तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा था, स्पेशली आफ्टर बिहेवियरिज्म, क्योंकि एकदम ही ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस चला गया था, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चली गई थी। फ्रॉइड का जो वर्क था वो मेडिकल प्रैक्टिस से आया, अपना अलग से साइंस से नहीं आया। वो न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड उनके पास बहुत सारे सिम्टम्स आते थे, जिनको पैरालिसिस हो जाता था या स्पीच चली जाती थी, सीजर्स हो जाते थे, पर उन चीज़ों का कोई भी फिजिकल कॉज नहीं होता था, कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इस कंडीशन को हिस्टीरिया बोला जाता था उस टाइम पे, जिसके पीछे इन्हें लगा कि यार ये क्या होता है। उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि अगर ये फिजिकल रीजन से लिंक्ड नहीं है देन व्हाट हैपेंड। तो इधर मैकेनिस से थोड़ा सा अपना फिज़िकल मॉडल से साइकोलॉजिकल मॉडल पे शिफ्ट हुआ साइको एनालिसिस में आते कि हाँ भाई, अब हमें बिहेवियरिज्म की तरह एकदम नैरो नहीं देखना। अगर इतना कुछ फिजिकल इलनेसेस हैं जो हो सकती हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉज, तो उसका रीज़न कुछ और होगा। तो साइको एनालिसिस एज अ डिस्टिंक्ट सिस्टम की बात करें तो आप इसको रियली किसी सिस्टम से और कनेक्ट नहीं कर सकते। वीडियो स्ट्रक्चरलिज्म या बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, कहीं मतलब वो कहते हैं ना कंपैरिजन आ जाता है, वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये मेडिसिन से आया है, ये आपकी कोई रिसर्च वगैरह से नहीं निकला, मेडिसिन से निकला है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर पे फोकस था, जो कि मोस्टली स्कूल्स ने फोकस ही नहीं करा था उस चीज़ पे। इट एम्फेसाइज मेथड जैसे कि आपका फ्री एसोसिएशन हो गया, ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो गया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हो गया। ये लैब एक्सपेरिमेंट से काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी मतलब सब्जेक्टिव था एक तरह से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की न्यू थ्योरी आई थी, मोटिवेशन की थ्योरी आई थी, साइकोपैथोलॉजी की आई थी। तो सिर्फ ये एक थेरेप्यूटिक मेथड नहीं था, बट एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की तरह था, जिससे इन फ्यूचर आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोशोलॉजी, फिलोसफी सब पे इम्पैक्ट गया। इनफैक्ट वन ऑफ द फन फैक्ट्स इज कि फ्रॉइड की जो थ्योरीज थी उन पे इतने क्रिटिसिज्म आए, इतना लोग ऐसे हुए कि अरे भाई इसने क्या कर दिया। फ्रॉइड को बस गलत प्रूव करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज वर मेड आफ्टर दैट। लोगों को बस ये था कि वी हेट दिस गाय, वी आर गोना डू समथिंग डिफरेंट, कि हमें बस इसको गलत प्रूव करना है। उसके चक्कर में इतनी थ्योरीज इवॉल्व हुई। दैट्स वाई साइको एनालिसिस या फ्रॉइड को हम बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर मानते हैं। इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एंटीसीडेंट देख लेते हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ये मैं तुम्हें अभी इन डेप्थ समझा देती हूँ। मैंने सिर्फ ओवरव्यू इसलिए लिखा है कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर एग्जाम तो तुम्हें ऊपर ऊपर का दिखे। तो लेब्जिंग जो थे उन्होंने स्टार्टिंग में अनकॉन्शियस की फॉर्मुलेशन करी। उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है उसमें काउंटलेस पेटी परसेप्शंस होते हैं, विच इज़ जो छोटे छोटे मेंटल इवेंट्स जो कि विदाउट आपकी अवेयरनेस के हो रहे हैं, बस वो हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते हैं और आपको कॉन्शियस एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। हम उन्हें नोटिस नहीं करते, फिर भी ये कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ये डायरेक्टली फ्रॉइड का आइडिया ही एक तरह से जो अनकॉन्शियस प्रोसेस इसका उन्होंने दिया था। बाद में इसको फ्रॉइड ने बहुत ही फॉर्मल वे के अंदर अपनी थ्योरी में डाला था। जॉन एंड फ्रेडरिक हर्बर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिप्रेशन और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे बात करी थी। उन्होंने कहा कि कुछ डायनामिक फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे से compete करती हैं। These ideas that conflict with the dominant set of thoughts are pushed downward away from the awareness। तो बेसिकली जो आइडियाज़ आपके मेन सेट ऑफ थॉट से एकदम वो अलग जा रहे होते हैं, कि मतलब लेट्स से योर वैल्यूज़ आर कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट सेइंग, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी वैल्यू में ड्रिंकिंग नहीं है,
बट यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट, बट तुम्हारी वो वैल्यू से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तुम्हारा डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो ये तो फिजिकल तो मैंने एक्चुअली चीज़ कर ली, पर कई बार ऐसे होते हैं हमारे आइडियाज़ दो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं कि यार आई डोंट लाइक दिस पर्सन बट मुझे इससे काम तो निकलवाना ही है वाली चीज़। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो अपने आप के कुछ आइडियाज़ को आप सप्रेस कर देते हो, आपकी कॉन्शियस बाहर अवेयरनेस से बाहर चले जाते हैं, तो उसको रिप्रेशन की तरह बोला जाता है। इट्स वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसके बाद अर्थर, स्कोपनर आए, उन्होंने अपना प्रेमिसी ऑफ इरेशनल ड्राइव्स की बात करी। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न बाय इरेशनल अनकॉन्शियस इम्पल्सिव रादर देन रैशनल थॉट। तो वही फ्रॉइड वाली चीज़ ही थी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इनर फोर्सेस से कुछ ड्रिवन होता है, विच इज़ नोन एज द विल आपकी ब्लाइंड होती है, इंस्टिंक्चुअल होती है और कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होती है। देन वी हैव, अच्छा अब देखो मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रही हूँ, इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में करने की नीड नहीं है, जितना मैंने तुम्हें पॉइंटर्स यहाँ लिख के दिए ना, दिस इज़ मोर देन इनफ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू ताकि तुम 10 चीज़ें सुनोगे तो तुम्हें 2 तो याद रहेंगी। फ्रेडरिक नेस्टीज ने देखते हैं क्या करा। ही एम्फेसाइज दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फंडामेंटली अ स्ट्रगल बिटवीन इरेशनल इम्पल्सिस एंड रैशनल मॉरल कॉन्स्टेंट्स। तो वही होता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इरेशनल चीज़ें भी रहती है आपको करना कि यार हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बट रैशनली आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उनके बेसिस पे बाद में फ्रॉइड ने अपना इड और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। गुस्ताव फेचनर की बात करें तो उन्होंने आइसबर्ग एनोलॉजी दी थी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है हमारी मेंटल एक्टिविटी का बहुत छोटा सा पार्ट है। जो ये तुम्हें याद होगा कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस वाला माउंटेन वाला जो इमेज था, तो फ्रॉइड ने उसी के आइडिया पे ड्रॉ कर कर अपना मेटाफर दिया था कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस का। चार्ल्स डार्विन की तो थ्योरी तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या उखाड़ लिया था। तो ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन बींग्स शेयर अ कॉन्टिन्यूम ऑफ इमोशनल एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर्स विद एनिमल्स, की एवोल्यूशनरी कॉन्टिन्यूटी होती है, आपके बायोलॉजिकली कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन रैशनल इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। इस पे फ्रॉइड ने अपना आगे इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स के बारे में बात करी, जो उन्होंने कहा था कि सेक्स और एग्रेशन आपके 2 इंस्टिंक्ट्स होते हैं। फ्रॉइड एज आई सेड उन्होंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया था। तो फ्रॉइड जो थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के साथ वर्क करते थे। उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे साइकोलॉजी में गया बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन मार्टिन कैरकॉट, जिन्होंने हिप्नोसिस को यूज़ करा था ये दिखाने के लिए कि हिस्टीरिया रियल है और वो एक साइकोलॉजिकली रूटेड इलनेस है। उन्होंने देखा कि ये सिम्टम्स जो हैं ये प्रोड्यूस या रिमूव हो सकते थे थ्रू सजेशन। फिर हिपोलाइट बरिम थे, उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट करा कि पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन प्रूविंग दैट पीपल कैन एक्ट ऑन आइडियाज़। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होते हैं, आप उन पे भी एक्ट कर सकते हो। तो इससे फ्रॉइड कन्विंस हो गए कि हाँ भाई देर आर सर्टेन अनकॉन्शियस फोर्सेज जो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं। देन जोसेफ ब्रूअर आए, उन्होंने आना हो का केस ट्रीट करा था। आई जस्ट टेल दैट टू यू इन डिटेल। तो आना हो का रियल नेम वॉज बर्ता Peppermint, I'm sorry, my pronunciation is very bad. She was a young woman जिसको जोसेफ ब्रूअर ने ट्रीट करा था 1880s के अंदर फॉर अ क्लस्टर ऑफ सिवियर सिम्टम्स। उनको पैरालिसिस था, डिफ़िकल्टी इन स्पीच थी, हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे, कॉन्शियसनेस बहुत डिस्टर्ब हो गया था, पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहे थे, डिसोसिएटिव स्टेट्स आ रहे थे। तो ट्रेडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन ने दिखाई कि भाई इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज है ही नहीं, कि मतलब कोई फिजिकली रूटेड आपको मिल नहीं रहा था। तो उनका केस बहुत अनयूजुअल हो गया और एकदम ऐसे था कि अब क्या करें इस केस का। तो फिर उन्होंने हिप्नोटिक टेक्निक्स को यूज़ करा उनके सिम्टम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अंडर हिप्नोसिस शी रिकॉल्ड सर्टेन ट्रोमैटिक इवेंट्स जो उनके साथ हुए थे, बट वो भूल गई थी बिकॉज ऑफ रिप्रेशन। एंड इनफैक्ट रिप्रेशन से पता है एक्चुअलिटी के अंदर तुम भूल जाते हो चीज़ें क्या हुई हैं। लाइक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन इन हर क्लास 11th and 12th। एंड हम उससे बात करते हैं ना कभी, यार देखो पता है स्कूल में ये होता था वो होता था, शी इज़ लाइक आई डोंट रिमेंबर। मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप एक्चुअली रिप्रेस कर लेते हो। एंड आई हैव सीन दीज एक्सपीरियंसेस एंड द मोर यू टॉक टू पीपल द मोर यू विल रियलाइज हाउ रियल दीज थिंग्स आर। एंड आपके लिटरली आसपास और आप खुद कितनी चीज़ें रिप्रेस करके बैठो आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर ब्रूअर को ये पता लगा कि हर एक जो उसका सिम्टम था वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ट्रॉमा से कनेक्टेड था, माइनर भी बट कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ा ही है। ये सिम्टम्स जो थे ये सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन थे अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के, वो कॉन्फ्लिक्ट जो मतलब आपके माइंड में कई बार से रह गई बातें, बस आपने उनको बस दबा दिया वाली चीज़। व्हेन शी रिलीव्ड एंड वर्बलाइज्ड द ट्रॉमेटिक मेमोरी विद इमोशन, जो उनके सिम्टम्स वगैरह थे जब उन्होंने बात करी सिम्टम्स वीकन हो गए और डिसअपियर हो गए। तो इससे कनेक्शन निकला ट्रॉमा रिप्रेशन के बीच में। एंड ये बहुत
दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एम्पेरिकल फाउंडेशंस ऑफ साइकोएनालिसिस. आना ने जैसे जैसे बातें करनी स्टार्ट करी और उन इमोशंस के साथ उन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करा, उन्होंने प्रोसेस को कहा कि बहुत ही चाइमनी स्वीपिंग है, मतलब एकदम माइंड क्लियर, चिमनी स्वीपिंग है, एकदम माइंड आपका क्लियर कर रहा है. एंड द टॉकिंग क्योर, क्योंकि उसकी बात कर करके उनकी हीलिंग हो गई एक तरह से. इसके की लेसन्स की बात करें तो सिम्टम्स को इस सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस की तरह देखा गया था कि जैसे कि पैरालाइज्ड आर्म कुड रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट व्हेन शी एक्सपीरियंस इमोशनल शॉक इन्वॉल्विंग दैट लिम्ब. तो मतलब अगर आपका उनका जो आर्म था वो एक आर्म जो पैरालाइज था, बट जब उस आर्म पे कोई इमोशनल शॉक लगा था, तो जब उसकी बात करी तो उनका आर्म रिस्पॉन्ड करने लग गया. इमोशनल कैथारसिस जो होता है, दूसरी चीज़ ये कि वो साइकोलॉजिकल टेंशन रिड्यूस करता है. एंड जैसे जैसे उन्होंने अपना रिप्रेस्ड इमोशन को रिलीज़ करा, वैसे वैसे उनका साइकोलॉजिकल बर्डन कम हुआ. ये कैथारसिस इज़ बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने इमोशंस को बोलते हो, जस्ट लेटिंग एवरीथिंग आउट, दैट्स कैथारसिस. रैंटिंग को साइकोलॉजिकल टर्म्स में कैथारसिस बोलते हैं. पता लग गया कि ओरिजिन्स जो थे उनके साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से हो रहे थे. एंड उनके बाद में फिजिकल इलनेसेस ठीक हो गई बिकॉज ऑफ दिस. एंड इससे फिर अनकॉन्शियस की एग्जिस्टेंस एक तरह से कंफर्म हो गई थी कि भाई हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनकॉन्शियस जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. It became a foundational clinical evidence for psychoanalysis. Repression, free expression, free association, सारा कुछ इसके पीछे हमने डिस्कवर करा था. अब फ्रॉइड ने कैसे हिप्नोसिस से फ्री एसोसिएशन पे शिफ्ट करा. तो फ्रॉइड जो थे उन्होंने सबसे पहले अपना हिप्नोसिस पे फोकस करा था, बट बाद में अबैंडन कर दिया था क्योंकि हर एक पेशेंट उनका हिप्नोटाइज नहीं हो रहा था. कुछ मेमोरीज जो हिप्नोसिस के थ्रू रिट्रीव हो रही थी वो इनकन्सिस्टेंट थी, कि मतलब ऊपर नीचे लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है. हिप्नोसिस हाइटेंड डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट, क्योंकि जितना हिप्नोसिस आप कर रहे हो आपकी थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी क्लाइंट की. ही डेवलप्ड फ्री एसोसिएशन, जहाँ पे जो पेशेंट्स थे वो काउच पे बैठ के आराम से बस वर्बलाइज कर रहे होते थे चीज़ों को, कोई सेंसरशिप नहीं थी. कि पेशेंट जो थे वो कुछ कुछ टॉपिक को ना शायद अवॉइड कर देते थे कि यार कई बार हमें होता है ना कि इवन व्हेन वी आर रैंटिंग आउट टू समबडी, समटाइम्स वी ट्राई टू अवॉइड सम स्टफ, कि रहने देते हैं, इसमें घुसना ही क्यों है. तो वो आपकी रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस से जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे आपकी वो चीज़ें ना रिप्रेस होती जाती हैं. जैसे ही पेशेंट्स पेनफुल मेमोरीज अप्रोच करते थे उनको एंग्जाइटी होने लग जाती थी, तो उसके पीछे वो रिप्रेस कर देते थे. फ्री एसोसिएशन ऐसा मेथड था जो अनकॉन्शियस मटेरियल निकाल सकता था विदाउट हिप्नोसिस. तो ये फाउंडेशन बन गई आपकी साइको एनालिटिक थेरेपी की. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. अर्ली स्टेजेस में फ्रॉइड ने हिप्नोसिस यूज़ करा एंड बहुत प्रॉमिसिंग लगा पहले, क्योंकि पेशेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे थे जो उन्हें बिल्कुल याद नहीं थी, और उससे फिर कैथारसिस के बाद उनका इमोशन रिलीज हो जाता था. अब लिमिटेशंस क्या है कि हर एक पेशेंट को हिप्नोटाइज नहीं करा जा सकता था. इनकन्सिस्टेंट मेमोरीज आ रही थी, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी थेरेपिस्ट पे, एंड मास्किंग नॉट रिमूविंग सिम्टम्स. तो बेसिकली हिप्नोसिस से सप्रेस्ड इमोशन टेम्परेरीली तो बाहर आ रहे थे, बट वो जो डीपर कॉन्फ्लिक्ट थी वो निकल के नहीं आ रही थी. फिर फ्रॉइड ने अपना फ्री एसोसिएशन पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया. उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि एज ए सेड रेजिस्टेंस थे कुछ लोग, रिप्रेशन और रेजिस्टेंस इंटरकनेक्टेड थे, और एंग्जाइटी इमर्ज होने लग जाती थी जैसे ही ट्रॉमेटिक मेमोरीज आती थी. तो जैसे फ्री एसोसिएशन जो था वो अनकॉन्शियस मटेरियल एज ए सेड निकाल रहा था इंस्टेड ऑफ हिप्नोसिस. हिप्नोसिस फिर भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था. फ्री एसोसिएशन में यू आर जस्ट मेकिंग पीपल स्पीक थिंग्स आउट, राइट. तो इससे बहुत नेचुरल और एक कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन मिल रहा था थॉट्स के लिए. एंड पेशेंट्स जो थे वो बहुत कॉन्शियस वे में बात कर रहे थे, एक्टिवली बात कर रहे थे. तो उससे क्या है, आपकी जो थेरेपी थी बहुत कोलैबोरेटिव इन नेचर बन रही थी, दोनों इंटरेक्ट कर पा रहे थे. हिप्नोसिस में क्या होता है कि थेरेपिस्ट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती थी, इसलिए फिर फ्री एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देने लग गया, कंसिस्टेंट रिजल्ट देने लग गया, और थेरेप्यूटिकली मीनिंगफुल हो गया ज़्यादा. अब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात कर लेते हैं. हाँ वेट, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया क्या? हाँ राइट.
तो फ्रॉइड जो थे उन्होंने कहा कि ड्रीम्स आर लाइक अ रोड टू योर अनकॉन्शियस, लाइक अ रॉयल रोड टू योर अनकॉन्शियस। वो बहुत डायरेक्ट और बहुत पावरफुल एक्सेस है। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग तुम कॉन्शियसली तो कुछ भी नहीं सोच रहे ना, सारा कुछ तुम्हारा जो चल रहा है वो माइंड में ही चल रहा है। तो वेकिंग थॉट जो होता है हम उसमें बहुत ऐसे होते हैं कि हम रैशनली बात करते हैं, सेंसरशिप से बात करते हैं कि हमें बस जो बोलना है सोसाइटली जो एक्सेप्टेड है वो बोलना है, हमारा ईगो ऑपरेट कर रहा होता है उस टाइम पे। ड्रीम्स वो हिडन चीज़ें भी बाहर ले आते हैं, ड्रीम्स एकदम अनसेंसर्ड होते हैं आपके। कई बार आपको ऐसे सपने आते हैं, वेकअप लाइक व्हाट द फक, व्हाट जस्ट हैपेंड। तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, तुम्हारे माइंड में ऐसी चीज़ आ जाती है, राइट? तो उन्होंने बुक लिखी अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन 1900, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ड्रीम्स को समझना बहुत एसेंशियल है अपने न्यूरोसिस और पर्सनालिटी को समझने के लिए। ड्रीम्स एज विश फुलफिलमेंट की अगर बात करें तो फ्रॉइड का ये सेंट्रल क्लेम था कि भाई सारे ड्रीम्स जो हैं वो विश फुलफिलमेंट आपको दिखाते हैं, कि जो भी आपकी विश है वो आपकी ड्रीम्स के अंदर आती है। ड्रीम एक्सप्रेसेस अ विश दैट द ड्रीमर कैन नॉट एक्नॉलेज कॉन्शियसली, ओके? क्योंकि वो चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा फॉरबिडन होती है, डिस्टर्बिंग होती है, इनकम्पैटिबल होती है, आपको लगता है कि यार ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, और कई बार वही चीज़ आपके सपने में आ जाती है, तो यू फील कि यार ये शिट, ये क्या हो गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, नो आई कांट डू दिस। तो दैट इज़ वॉट योर ड्रीम्स आर। ईगो सेंसरशिप वीकेंस ड्यूरिंग स्लीप। ईगो हमारी जो होती है एज यू ऑल नो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो आप बहुत रियलिस्टिकली देखते हो कि भाई मुझे अभी ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप चलते हो, ठीक है? सेंसर करते हो चीज़ों को, रिप्रेस करते हो उन चीज़ों को जो आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है या मेरी वैल्यूज़ से लिंक नहीं हो रही है। ड्यूरिंग स्लीप ये सेंसरशिप आपकी एकदम वीकन हो जाती है, तो जो भी रिप्रेस डिज़ायर्स हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो और इससे कई बार बहुत एंग्जाइटी होती है। एंड टू प्रिवेंट दिस एंग्जाइटी एंड प्रिजर्व स्लीप दिस विशेज अंडरगो डिस्टॉर्शन बिफोर रीचिंग अवेयरनेस। तो क्योंकि आपको इन चीज़ों से बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, तो कई बार ऐसे होता है कि आप उठते हो और आपको वो सपना याद नहीं रहता, हार्डली 10 मिनट्स तक यू रिमेंबर इट, उसके बाद तुम भूल जाते हो। मैनिफेस्ट वर्सेस लेटेंट कंटेंट की बात करें तो फ्रॉइड ने कहा कि हमारे ड्रीम के दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो लेवल होते हैं। एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, दूसरा होता है आपका लेटेंट कंटेंट। तो मैनिफेस्ट कंटेंट इज द सरफेस लेवल रिमेंबर्ड स्टोरी लाइन, जो आपको याद रह जाता है, जैसे इमेजेस हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, इवेंट्स हो गए, जिनको आप मॉर्निंग में याद कर सकते हो। तो वो मतलब रियल मीनिंग नहीं रिवील करता आपके ड्रीम का, वो बस एक ऊपर ऊपर की कहानी है, बस कहते हैं नाम की चीज़ एक तरह से। लेटेंट कंटेंट होते हैं जो हिडन है, जो मीनिंग है उन ड्रीम के पीछे, जो विशेज उन ड्रीम के अंदर रिप्रेजेंट हो रही हैं, बीट और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। तो साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप इस लेटेंट मीनिंग को निकाल सकते हो अपने सिंबल्स और एसोसिएशन को डिकोड करके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ ड्रीम ऑफ फॉलिंग अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन, तो वो क्लिफ से गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, तो हो सकता है दैट इज़ योर फियर ऑफ फेलिंग समवेयर इन लाइफ। मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रीम वर्क की बात करें तो फ्रॉइड जो थे उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसेसेस बताए जो हमारी लेटेंट विशेस को मैनिफेस्ट कंटेंट में ट्रांसफ़र करने के। देखो, एक तो हमारा कंडेंसेशन, मल्टीपल आइडियाज़, विशेस, इमोशंस, उन सबको एक सिंगल इमेज या सिंबल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इससे आपका जो ड्रीम है वो डेंस लगता है, बहुत मीनिंगफुल लगता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, इमोशनल इंटेंसिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ सेफर लेस थ्रेटनिंग वन। जो भी आपकी किस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेट्स आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको एक सेफ ऑब्जेक्ट की तरह रख देते हैं। इससे क्या है, आपका जो भी रात को आप सो रहे हो, जब आपको ड्रीम आ रहा है, तो उससे एंग्जाइटी नहीं होगी, आप एक्सप्रेस कर रहे हो उन चीज़ों को, बट इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हो। सिम्बॉलिजेशन इज बेसिकली रिप्रेस्ड विशेस, जो आपके सेक्सुअली अग्रेसिव डिज़ायर्स होते हैं वो एक सिम्बॉलिक फॉर्म के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह या एक्शंस की तरह। ये मतलब इतना मीनिंग दिखाते हैं कि हाँ, आपको पता है कि ईगो की सेंसरशिप से थोड़ा आगे निकल गया है, कि यू आर एबल टू फिगर आउट दैट समथिंग इज़ देयर, बट वो फिर भी सिम्बॉलिकली रहता है। सेकेंडरी रिविजन, जब आप उठते हो तो आपका माइंड उस ड्रीम के एलिमेंट्स को एक नैरेटिव के अंदर फ्रेम कर देता है। इससे आपका लगता है कि हाँ भाई, ड्रीम जो है वो स्मूथ लगता है, लॉजिकल लगता है, जबकि ओरिजिनली व्हेन यू आर सीइंग ड्रीम्स ना, तो वो लॉजिकली नहीं होते, वो बहुत बिजार होते हैं, बहुत सिंबॉलिक होते हैं, बिल्कुल रैशनल नहीं होते। तो इस एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि उसमें इतना ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल कॉन्टेंट होता है, क्योंकि आप वो चीज़ें जो आपके ड्रीम्स में आ रही है वो आप इन रियल लाइफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली इससे आपके रिप्रेस्ड विशेस, अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और फॉरबिडन डिज़ायर्स बाहर निकल के आते हैं। तो ये मैंने उन सबको ही मर्ज कर दिया था।
अब फ्रॉइड की सिडक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो मिड 1890s के अंदर फ्रॉइड ने कहा कि जो हिस्टीरिया या न्यूरोटिक सिम्टम्स हैं वो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के पीछे हो रहे थे या सिडक्शन से हो रहे थे बाय एडल्ट्स। तो जैसे उनके बहुत सारे पेशेंट्स थे स्पेशली विमेन, उन्होंने रिपोर्ट करी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की, मेमोरीज़ की, उन्हें बहुत ज़्यादा किसी ने असॉल्ट करा है या अब्यूज़ करा है। तो फ्रॉइड ने अज्यूम कर लिया कि ये पहले तो फैक्चुअल थे और उन्हें कंक्लूड कर दिया कि ट्रॉमेटिक सेडक्शन इवेंट्स हुए थे जिनके पीछे ये चीज़ें हो रही हैं। ये थ्योरी ने एक्सटर्नल ट्रॉमा पे मतलब प्लेस कर दिया इंस्टेड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई, देयर वाज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड, एक एक्सटर्नल चीज़ हुई थी जिसके पीछे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसमें कुछ इंटरनल नहीं है। पर फिर आगे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगे इस चीज़ पे, ये एविडेंस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली होल्ड नहीं कर पाया। डिफरेंट पेशेंट्स की अलग अलग वर्जन्स थे कि इवेंट के, कि यार नहीं ऐसे हुआ था, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी। तो मेमोरीज जो हिप्नोसिस से निकली थी वो अनरिलायबल थी और वो विद सेशन टू सेशन चेंज हो रही थी, ठीक है। तो फ्रॉइड को लगा कि दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट। पेशेंट्स डिस्क्राइब्ड सीन्स इम्पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी लोगों ने ऐसी मेमोरी बताई जो अडल्ट लेवल इंटरप्रिटेशंस थी सेक्सुअलिटी की, कि ऐसे सीन्स डिस्क्राइब करे जो फ्रॉइड को लग रहा था कि कंस्ट्रक्ट करे गए हैं, ये उन्हें याद नहीं आ रहे हैं, अपने बना के बोल रहे हैं। तो और इसका कोई एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन तो था नहीं कि आप एक तो इतने सारे अगर आपके लोगों को अब्यूज़ हो रहा है तो ऐसा थोड़ी स्टेटिस्टिकली पॉसिबल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ गेटिंग अब्यूज्ड। तो इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठने लग गए। एंड एक्चुअलिटी में तो ये हुआ था कि फ्रॉइड वाज वेरी राइट अबाउट पीपल गेटिंग सेक्शुअली असॉल्टेड, सेक्शुअली अब्यूज्ड, बट डू नॉट मेंशन दिस इज इन योर आंसर्स बट आई एम टेलिंग यू। तो उसमें क्या हुआ था कि ही वॉज फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ रिच वियतनामीज मैन एट हायर पोजिशंस एंड देन ही गॉट टू नो कि एवरीबडी वॉज असॉल्टिंग देयर चिल्ड्रन घर जाके। तो उनको ऐसे हो गया कि यार कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो उसने अपनी पूरी थ्योरी पे क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन निकाल के ये जो इन्होंने प्रॉब्लम्स दी, इन्होंने ये रैशनलाइज करा कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। बट क्या ही कर सकते हैं। फ्रॉइड्स रिवर्सल इन 1897 ने फ्रॉइड ने एक विलियम फिल्स को लेटर लिखा कि उसको अब खुद की सेडक्शन थ्योरी में विश्वास है नहीं। उसने कहा कि जो पेशेंट्स हैं वो रिकॉल नहीं कर रहे हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स को, बट वो अनकॉन्शियस फैंटेसीज बना रहे हैं कि उनको भाई फैंटेसी है कि दे गॉट असॉल्टेड बाय देयर पेरेंट्स। तो रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड विशफुलिंग कंस्ट्रक्शंस शेप्ड बाय रिप्रेशन। तो बेसिकली ही सेइंग कि आपको अनकॉन्शियसली डिज़ायर था टू गेट असॉल्टेड और टू गेट engaged इन सेक्शुअल बिहेवियर विद योर पेरेंट्स, पर वो आपकी ईगो के लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी था, तो ये एक्चुअलिटी के अंदर हुआ नहीं था। तो ये लोग अब बस अपनी वो बातें विशेष निकाल रहे हैं। इसके बेसिस पे उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था फ्रॉइड की थिंकिंग के अंदर। एंड उन्होंने कहा कि भाई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक्सटर्नली ऐसे इवेंट्स नहीं हुए थे। न्यूरोटिक सिम्टम्स जो हैं वो आपके इंटरनल डिज़ायर से आ रहे थे, कोई एक्सटर्नल सिडक्शन नहीं हुआ था, बट आपके अनकॉन्शियस विश थी, सेक्सुअल विशेस थी जो रिप्रेस हो गई और वो अब निकल के आ रही हैं। साइकिक कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो वो डिज़ायर और रिप्रेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी कि आपको डिज़ायर है कि यू वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल बिहेवियर, बट वो डिज़ायर रिप्रेस हो रहा है बिकॉज इट्स नॉट रियली एथिकल और मॉरल। तो उससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जिससे आपका न्यूरोसिस हो रहा है आगे। चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी उनकी थ्योरी में सेंट्रल हो गई थी कि भाई चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी सेक्सुअल इम्पल्सेस हो जाती हैं फ्रॉम अर्ली लाइफ, और ये इम्पल्सेस नॉर्मल है पर इनको रिप्रेस कर दिया जाता है क्योंकि पेरेंटल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। द अनकॉन्शियस इज फॉर्म्ड अराउंड फॉरबिडन विशेस, जो भी आपकी फैंटेसीज होती हैं सिडक्शन की, वो चाइल्ड के डिज़ायर्स में, क्यूरियोसिटी में, कॉन्फ्लिक्ट में दिखती है। फ्रॉइड ने कहा कि जो भी सब लोग उसके पेशेंट्स कह रहे थे वो फैंटेसी थी, ट्रॉमा नहीं था, और ये फैंटेसी आपके अनकॉन्शियस को ऑर्गेनाइज करती है। तो जब आपका सिडक्शन थ्योरी का रिवर्सल हुआ देन इट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस। इससे फ्रॉइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स बनाया, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की थ्योरीज एक्सपैंड करी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट दिया, और साइको एनालिसिस को ट्रॉमा मॉडल से ड्राइव बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट कर दिया कि हाँ भाई आपकी सेक्सुअल एग्रेसिव ड्राइव्स होती हैं। इस रिवर्सल के बिना साइको एनालिसिस एक थ्योरी ही बन के रह जाती है ट्रॉमा की, पर इसके बाद उन्होंने अपना पूरा मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए। This is just a sum of everything that I said.
फ्रॉइड की जब फादर की डेथ हो गई तो वो अपने खुद के ड्रीम्स भी इंटरप्रेट करने लग गए, और उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था अपनी मदर के लिए, और बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी और राइवलरी थी अपने फादर के लिए, और फिर उनको बहुत गिल्ट हुआ उनकी फादर की डेथ के बाद कि ही वॉज ऑलवेज हैविंग दिस हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स हिम। इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी उन्होंने ये जो हुआ सेडक्शन थ्योरी और ये इनको जो कॉन्फ्लिक्ट्स फील हो रही थी, उन्होंने इनके बेसिस पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया कि बॉयज़ जो हैं वो एक अनकॉन्शियस डिज़ायर फील करते हैं अपनी मदर की तरफ, एंड फादर्स को राइवल की तरह देखते हैं ताकि उन्हें मेटरनल अफेक्शन मिले, और पनिशमेंट को फियर करते हुए, विच इज़ योर कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो अपनी विशेज़ को रिप्रेस कर लेते हैं। दिस रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट शेप्स द पर्सनैलिटी एंड न्यूरोसिस। अब हम मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं। फ्रॉइड ने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 3 इंटरेक्टिंग सिस्टम्स के अंदर होती है। एक तो होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। इनको मैं डिटेल में कराऊंगी, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। तो इड इज़ योर प्रिमिटिव इंस्टिंक्चुअल कोर ऑफ पर्सनैलिटी, जो आपका एकदम बर्थ से प्रेजेंट होता है, प्योर आपके जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होते हैं सारा का सारा उसमें होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो बेसिकली इंस्टिंक्ट्स होती हैं विच इज़ कॉल्ड एज ट्रीब, एक होती है आपकी इसमें ईरोस, और एक होती है आपकी थैंटोस विच इज़ योर एक तो लाइफ ड्राइव और दूसरी होती है डेथ ड्राइव। पूरा का पूरा ये अनकॉन्शियस होता है। इट इज़ योर ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल लाइफ, जैसे कि मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट है आपकी, बाय बर्थ आपकी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इट जो है ये साइकिक एक्सप्रेशन करता है आपके सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का। फ्रॉइड ने इसको डिस्क्राइब करा एज द क्लॉन्डर ऑफ सीथिंग एक्साइटेशंस। तो बेसिकली इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज देयर, एंड आपके अंदर से जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी ड्राइव्स हैं, वो सारा कुछ इड रिप्रेजेंट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रेजर प्रिंसिपल, क्या इड को चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, नो मैटर व्हाट द रियलिटीज़, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, मॉरालिटी, लॉजिक, सोशल नॉर्म, सबको उसने हटा दिया कि उसको अगर कुछ चाहिए तो उसको चाहिए। यू नो हाउ किड्स वो मॉल में जाके लेट के रोने लग जाते हैं, मुझे टॉय दिलाओ, दैट इज़ योर इड। प्राइमरी प्रोसेसेस की बात करें तो इड प्रोसेसेस मेंटल मटेरियल यूजिंग प्रिमिटिव इलॉजिकल सिंबॉलिक फैंटेसी बेस्ड थिंकिंग। मतलब आपका जो इड है वो मेंटल मटेरियल को एकदम इलॉजिकल सिंबॉलिक वे के अंदर सोचता है उसके बारे में। जैसे कि आप फूड के बारे में फैंटेसाइज कर रहे हो जब आपको भूख लग रही है, रिवेंज इमेजिन कर रहे हो, आप एक्ट नहीं कर रहे हो और इमेजिनिंग इट। ड्रीम्स फिल्ड विद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सिंबॉलिकली इड के पीछे आते हैं आपको। प्राइमरी प्रोसेस इज थिंकिंग इग्नोर्स एक्सटर्नल। तो बेसिकली आपका सिर्फ एम जो होता है कि मुझे जो भी टेंशन हो रही है, मुझे जो भी डिज़ायर है, आई वॉन्ट टू गेट दैट, आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दैट टेंशन, मुझे रियलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी सोर्स होता है ये पूरे माइंड के लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप की एनर्जीज होती हैं आपकी। एक तो आपका होता है डेथ इंस्टिंक्ट, जो कि आपकी एज आई सेड थैंटोज है और उसको एग्रेसिव एनर्जी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी लिबिडो विच इज़ योर सेक्शुअल एनर्जी। ईगो, सुपर ईगो इससे एनर्जी लेते हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ इट देखें तो आपकी जो भी रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, विशेज़ होती हैं, एग्रेसिव सेक्शुअल अर्जेस होती हैं, इन्फेंटाइल फीलिंग्स होती है, जो आप इन्फेंट थे उस टाइम पे आपकी जो फीलिंग्स थी, और प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं, वो सारा कुछ आपका इड कंटेन करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी गाइस। हाँ, तो आपकी जो एड है वो टाइमलेस होती है, उसका कंटेंट जो है वो कभी एज नहीं होता, कभी फेड नहीं होता, वो हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है। एड आपकी इमोरल होती है और सर्वाइवल से कंसर्न होती है, उसकी कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, किसी के बारे में फ़र्क नहीं है भाई मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, कोई रिस्क नहीं कंसिडर करती कि भाई अगर मैं ट्रेन के आगे कूद गई तो मैं मर जाऊंगी। इड वोंट केयर, इफ़ इड वॉन्ट्स टू जंप इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन इट विल जंप इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कोई फ्यूचर का प्लानिंग नहीं होती। अगर इट ड्रिवन बिहेवियर बोले तो जैसे बेबीज़ मिल के ले रोते हैं, अडल्ट जब रेज में एक्ट करते हैं एकदम, कई बार जो वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें गुस्से में किसी को मार दिया एंड ऑल दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इड। इम्पल्सिव सेक्शुअल बिहेवियर हो गया, एडिक्टिव कंजम्पशन हो गया, रिवेंज फैंटेसीज हो गई, ये सब इड का काम है। ईगो की बात करें अगर हम, तो ईगो रियलिटी ओरिएंटेड होती है, इट्स अ मीडिएटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा सा इड की बहुत ज़्यादा जो होता है कि सब कुछ करना है, उसको कहती है कि नहीं भाई तू थम जा,
वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। ईगो आपकी जैसे जैसे बच्चा इंटरेक्ट करने लग जाता है इन्वायरमेंट के साथ वैसे वैसे डेवलप होती है। फ्रॉइड बिलीव दिस अकर्ड ग्रेजुअली, जैसे इन्फेंट को रियलाइज होता है कि सारी विशेस एकदम से सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो वो फ्रस्ट्रेशन से, उस लर्निंग से ईगो डेवलप होती है और फिर अपने जो भी इम्पल्सेस होते हैं उसको मैनेज करना सीखता है बच्चा। नेगेटिव रियलिटी को नेविगेट करना सीखता है कि हाँ भाई मुझे इधर यहाँ ऐसे कर चलना है, मुझे ये कर दिया तो मे बी कॉन्सिक्वेंसेज वुड नॉट बी वेरी गुड, तो उन्हें कंट्रोल करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो आती है। ठीक है, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनैलिटी, सारा जो मेन काम होता है वो ईगो करती है। रियलिटी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है, ग्रेटिफिकेशन को पोस्टपोन करती है जब तक सेफ नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं होता, अप्रोप्रिएट नहीं होता। कि जंपिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन इज़ नॉट सेफ, इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अनलाइक इट, ईगो टॉलरेट्स टेंशन एंड डिले। ईगो को ठीक है, हाँ हो जाए टेंशन, हो जाए डिले, आई हैव टू सी बेस्ट क्या है। ठीक है, दिस एबिलिटी इज क्रिटिकल फॉर मेच्योरिटी। सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग होती है इसके अंदर, लॉजिकल, रैशनल, रियलिस्टिक थॉट यूज़ होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, जजमेंट, ब्ला 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 होता है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं वो ईगो की वजह से होते हैं। ईगो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक तो रियलिटी टेस्टिंग, वो अपनी इंटरनल फैंटेसी और एक्सटर्नल रियलिटी में डिफरेंशिएट करता है कि भाई जो मेरे माइंड में चल रहा है, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट नॉट पॉसिबल। कि मतलब वो होता है ना कि दिमाग से बाहर निकालने वाली चीज़, कि अपने ख्यालों में मत खो, ख्याली पुलाव से बाहर निकालने वाली चीज़ इज़ योर इड। इट प्रिवेंट्स योर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इम्पल्सिव एक्शन। अगर तुम 11th में 12th में अगर तुम्हारे पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था तो एनसीईआरटी में सीबीएसई के अंदर देयर वाज दिस चैप्टर जिसके अंदर एक लड़की थी, वो बस अपने फेमस फुटबॉलर के ऊपर फैंटेसाइज करती रहती थी कि ये मुझसे मिलने आया, हमने बात करी, ये वो। तो वो वाली जो चीज़ है उसकी इड बहुत हाई थी, उसकी ईगो डेवलप नहीं हो पा रही थी। कंट्रोल ओवर मोटर बिहेवियर की बात करें तो ईगो तब तक डिले करता है एक्शन जब तक सारे के सारे रिस्क एवेल्युएट नहीं हो जाते। आपकी ड्राइव्स को रेगुलेट करता है कि ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे आपकी इड की इम्पल्सिव सेटिस्फाई हो, डीले हो, रीडायरेक्ट हो या रिप्रेस हो। रियलिटी ओरिएंटेड वे में डिपेंड करते हैं इनमें से क्या होगा। डिफेंस मैकेनिज्म भी आपकी ईगो से आते हैं, बीट या रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, ये सब अभी हम डिटेल में करेंगे ताकि आपका माइंड एक स्टेबल वे के अंदर वर्क करे। और रियलिटी अडेप्टेशन इज बेसिकली वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करता है, इवैल्यूएट करता है अल्टरनेटिव्स को और उसके हिसाब से बिहेवियर करता है। ईगो मीडिएट ही करता है, जैसे इड ने कहा कि आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, सुपर ईगो सेड कि यू शुड नेवर वॉन्ट इट, बिकॉज सुपर ईगो आपकी बहुत ज़्यादा मॉरल होती है। तो इड उन दोनों को मीडिएट करता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके दैट यू वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट अगर तुमने ये कर लिया तो उसके बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो दैट इज़ योर ईगो। स्ट्रॉन्ग ईगो अगर है तो आपके तीनों को बैलेंस कर देगा वो। वीक ईगो अगर है तो वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, बंदे को न्यूरोसिस हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगा। ईगो एंग्जाइटी की बात करें तो ईगो को एंग्जाइटी होती है जब आपकी इड इम्पल्सेस हो, सुपर ईगो पनिशमेंट हो या एक्सटर्नल डेंजर हो रहा है। ठीक है, इन तीन चीज़ों से आपका ईगो को एक्सपीरियंस होती है एंग्जाइटी। पैथोलॉजी ऑफ ईगो देखें तो अगर ईगो वीक है तो बंदा बहुत इम्पल्सिव होगा। ईगो अगर आपकी वीक है तो बहुत ज़्यादा बंदे को गिल्ट भी होगी क्योंकि सुपर ईगो डोमिनेट करने लग जाएगा और साइकोसिस हो जाएगा, ईगो कोलैप्स कर जाएगा एकदम, कि फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। इफ़ ईगो इज स्ट्रॉन्ग तो आपका इमोशनल रेगुलेशन अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स हेल्दी रहेंगे और जजमेंट आपकी रियलिस्टिक होगी कि हाँ भाई किस टाइम पे क्या करना है। सुपर ईगो की बात कर लेते हैं। सुपर ईगो डेवलप्स ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जब आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाता है उस टाइम पे फैलिक स्टेज, उस टाइम पे सुपर ईगो डेवलप होती है। बेसिकली फैलिक स्टेज के बाद रिजॉल्व होता है ना। तो चाइल्ड वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर लेता है, रूल्स अपने समझता है, प्रोहिबिशन समझता है कि हाँ भाई पेरेंट्स की वैल्यूज़ ये हैं, सोसाइटीज़ का है, कल्चर्स का है, मुझे इस वे में एक्ट करना चाहिए। इट बिकम्स योर इनर पेरेंट, इट इज़ योर फोर्स जो आपको गाइड करती है ना। सो बेसिकली तुमने कार्टून्स में देखा होगा, दिस इज़ योर डेविल, ठीक है, एंड दिस इज़ योर एंजल, हेलो जो होता है। तो दिस इज़ योर सुपर ईगो, दिस इज़ योर इड, और बीच का जो बंदा इनके बीच में फंसता है दैट इज़ योर ईगो। ठीक है, कंपोनेंट्स देखें तो इसके हमारे दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियंस जो आपके रूल्स बताता है कि हाँ भाई क्या बुरा है क्या सही है। ईगो को पनिश करता है गिल्ट के साथ, अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा है, तो खुद को ही मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल देना, मॉरल एंग्जाइटी प्रोड्यूस करना जब कोई रूल्स वायलेट होते हैं। दूसरा है ईगो आइडल जो एक स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन दिखाता है, ईगो को रिवॉर्ड करता है प्राइड से, सेल्फ इस्टीम से, जब तुमने कुछ बुरा नहीं करा ना, जैसे कि
bad example, but let's say that you are in a relationship and the other person is like, I had chance with such hot guys or hot girls, but see, I didn't cheat on you. तो मतलब वो तो उनका ईगो आइडल वर्क कर रहा है, लाइक दे हैव डन अ वेरी ग्रेट थिंग बाय नॉट डूइंग द बाय जस्ट डूइंग द बेयर मिनिमम. तो दैट इज़ योर ईगो आइडल. ये साथ में मिलके आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. फंक्शंस ऑफ सुपर ईगो की बात करें तो इमोरल एंटी सोशल इम्पल्सेस को इनहिबिट कर देता है. जो आपको लगता है ना कि बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हैं, कि तो कभी नहीं करनी चाहिए, तो सोचनी भी नहीं चाहिए, दैट इज़ योर सुपर ईगो. समटाइम्स इट हैपेंस, तुम्हारे माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाएंगे, तो यार दिस इज सो रॉन्ग, आई शुड नॉट इवन बी थिंकिंग अबाउट इट. तो वो आपकी सुपर ईगो इनहिबिट कर रही होती है उन चीज़ों को. परफेक्शन चाहिए होता है सुपर ईगो को, प्लेजर नहीं चाहिए होता कि भाई वॉट एवर आई डू इट हैज़ टू बी परफेक्ट. ये एक्शंस को जज करता है, थॉट्स फैंटेसीज को भी जज करता है, और गिल्ट प्रोड्यूस करता है जब आपको लगता है ना कि यार कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम आई थिंकिंग लाइक दैट. तो ईगो को सुपरवाइज करता है और डिसीजन मेकिंग भी इन्फ्लुएंस करता है. तो सुपर ईगो जो है, इट इज़ नॉट कंसर्न विद योर रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी. इट इज़ ऑफन वेरी रिजिड, हार्श एंड डिमांडिंग. अब सुपर ईगो सिवियरिटी की बात करते हैं. फ्रॉइड ने कहा कि जिनके पेरेंट्स बहुत हार्श होते हैं तो उनको उनकी सुपर ईगो भी बहुत हार्श होती है, उसको बहुत ज़्यादा. जैसे हैव यू गाइस सीन लॉरलाई गिलमोर गर्ल्स? अगर नहीं देखा है तो आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अ एग्जाम्पल फ्रॉम दैट. तो उसमें एक लड़की होती है लेन करके, एंड हर मदर इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, लाइक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट. तो एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर शी ब्रेक्स आउट ऑफ दैट फैमिली एंड शी इज लाइक नहीं, नाउ आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड देन शी एक्सपीरियंसेस दिस एक्सट्रीम गिल्ट बिकॉज शी हैज़ हैड दिस हार्श पेरेंटिंग. तो उनकी सुपर ईगो खुद की भी हार्श हो जाती है. तो अगर बहुत लीनियंट पेरेंटिंग है तो आपकी सुपर ईगो भी बहुत वीक होगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड, वाले हाँ इट्स ओके. He controversially argued that men develop a stronger superego due to stronger castration anxiety. कुछ भी बोल रहा था भाई. फ्रॉइड का ब्रेन फ्राइड था. बट ओके, विल नॉट टॉक लाइक दैट. पैथोलॉजी रिलेटेड टू सुपर ईगो देखें तो अगर आपका ओवर डेवलप हो जाता है सुपर ईगो तो उसमें गिल्ट ज़्यादा होता है, परफेक्शनिज्म ज़्यादा होता है, सेल्फ पनिशमेंट ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इनोवेशन और रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. अगर अंडर डेवलप्ड है तो गिल्ट बहुत कम होगा आपको, एंटी सोशल बिहेवियर होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लोगों से, तो यू वुडेंट केयर ना. इम्पल्सिव हो गया बहुत ज़्यादा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि सुपर ईगो नहीं है तो आपकी ईड को कौन कंट्रोल करेगा. देखो, अगर इट डोमिनेट कर जाती है तो बंदा इम्पल्सिव होता है, अग्रेसिव होता है, सेक्सुअली एक्ट आउट करता है, एडिक्शन में चल जाता है और क्रिमिनल बिहेवियर करता है. अगर सुपर ईगो डोमिनेट कर रही है तो बंदा बहुत परफेक्शनिज्म में रहेगा, मॉरल रिजिडिटी होगी, बहुत गिल्ट होगी, सेल्फ क्रिटिसिज्म होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी. अगर ईगो वीक हो जाती है तो एंग्जाइटी होगी, पुअर रियलिटी टेस्टिंग होगी, डिपेंडेंस हो जाएगी, न्यूरोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना करना है. अगर ईगो स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप रियलिस्टिक रहोगे, इमोशनली बैलेंस रहोगे, सारा अच्छा होगा. तो ईगो को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉइड का बहुत फेमस मॉडल है कि बहुत फेमस एक कोट ही गेव कि ईगो इज़ नॉट द मास्टर ऑफ इट्स ओन हाउस. इसका मतलब ये कि ईगो खुद भी कई बार बहुत अंडर प्रेशर एक्ट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, या कोई किसी के प्रेशर में चीज़ें कर लेती है. मच ऑफ आवर बिहेवियर इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जो आपके अनकॉन्शियसली चल रहा होता है. सो फ्रॉइड का ये स्ट्रक्चरल मॉडल मैटर क्यों करता है? इट एक्सप्लेन्स वाई पीपल एक्ट अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट. कई बार ऐसे होता है कि हमें पता है हमारे लिए अच्छा है पर हम फिर भी कुछ और कर देते हैं. हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, हमें शेम होती है, गिल्ट होती है, डिज़ायर होता है, वो सब एक साथ कैसे साथ में एग्जिस्ट कर जाते हैं. क्या सिम्टम्स और क्या ड्रीम्स सिम्बॉलिक होते हैं तो क्यों होते हैं, कि क्यों हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी परमानेंटली पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं, कैसे थेरेपी अनकॉन्शियस मटेरियल को अवेयरनेस में लाती है. सो दिस इज़ वाई फ्रॉइड का मॉडल मैटर्स. इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात करें तो उन्होंने अपनी ट्रीब विच इज़ योर इंस्टिंक्ट, उन्होंने कहा कि 2 इंस्टिंक्ट्स होती हैं आपकी, ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो फंडामेंटली आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल ड्राइव से ही मोटिवेटेड होता है. और जो ये इंस्टिंक्ट्स होती है रैंडम इम्पल्सेस नहीं होती है, स्ट्रक्चर्ड मोटिवेशनल फोर्सेस होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट होती है और अपने आप को साइकोलॉजिकली एक्सप्रेस करती है. और हर एक इंस्टिंक्ट के 4 कंपोनेंट होते हैं. एक तो होता है उसका सोर्स, कि बॉडीली ओरिजिन क्या है उस चीज़ का, कि हंगर है या सेक्शुअल एक्साइटेशन है. फिर होता है आपका एम्पेटस विच इज़ योर ड्राइव एनर्जी, जो अमाउंट के आपका फोर्स या प्रेशर है, मतलब उस पर्सन को जो पुश कर रहा है एक्ट करने के लिए, भाई ये करना है वो करना है, जो फोर्स आपके अंदर से आ रही है. फिर एम,
कि आपकी टेंशन को रिड्यूस करना है और सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है। ऑब्जेक्ट वो थिंग या पर्सन या एक्टिविटी जिसके पीछे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बी इट एनी थिंग, लाइक बी इट अ चॉकलेट, बी इट मार्क्स, बी इट कॉलिंग समबडी, बी इट बीइंग समवेयर। उन्होंने 2 अपने इंस्टिंक्ट्स दिए थे, लाइफ और डेथ वाले। लाइफ को ईरोज़ कहा गया है। तो पहले तो देखते हैं नेचर क्या होता है लाइफ इंस्टिंक्ट का। तो ईरोज़ इंक्लूड्स ऑल इंस्टिंक्ट्स जो आपका लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर आपके हुए सेल्फ प्रिजर्वेशन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, सोशल बॉन्डिंग, लव अटैचमेंट, ये सारा आपका लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर आ जाता है। एनीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हियर, टू बी सर्वाइव एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। लिबिडो वो एनर्जी होती है जो लाइफ इंस्टिंक्ट को मतलब गाइड करती है। इसको हम लोग कई बार से मतलब हम लोग क्या, इसको जनरली सेक्सुअलिटी से एसोसिएट करा जाता है, बट फ्रॉइड ने इसको एक ब्रॉड वे के अंदर रेफ़र करा था प्लेजर, कनेक्शन और वाइटैलिटी के लिए, विच अगैन इज़ लाइक कनेक्टेड टू सेक्सुअलिटी ओनली। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ईरोज से आपका ह्यूमन अटैचमेंट, पॉजिटिव इमोशंस, कल्चरल अचीवमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन सब कुछ एक्सप्लेन होता है। ईरोज के बिना कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई सोशल कोहेजन नहीं होगा। डेथ इंस्टिंक्ट की बात करें विच इज़ योर थैनाटोस, तो इसके अंदर क्या है, ये बाद में फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि इट इज़ द इंस्टिंक्ट गाइडिंग ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, अग्रेशन, मतलब एक तरह से बहुत इनऑर्गेनिक टेंशनलेस स्टेट के अंदर जिसमें आप डिस्ट्रक्शन ही करे जा रहे हो, कि सारी लिविंग चीज़ें जो होती हैं उनको एक टेंडेंसी होती है टू रिवर्ट टू एन अर्लियर नॉन लिविंग कंडीशन। ठीक है, तो उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन इज योर एग्रेशन, कि एकदम गुस्सा कर देना। ठीक है, कि आप एकदम एक्सटर्नली चीज़ों को दिखा रहे हो। डेथ ड्राइव जो होती है वो ऐसे दिखेगी, वायलेंस में दिखेगी, हॉस्टिलिटी में दिखेगी, क्रूअल्टी में दिखेगी, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में दिखेगी, पूरा तोड़ फोड़ करने वाला। तो अग्रेशन बिकम्स अ सोशली ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट, जो आप बाहर वाले लोग देख सकते हैं, जज कर सकते हैं उसको। एक इनवर्ड होता है जिसमें आपको सेल्फ हार्म, सुसाइडल टेंडेंसी, गिल्ट, सेल्फ पनिशमेंट, मैसोचिस्टिक बिहेवियर। तो बेसिकली दीज थिंग्स हैपन जब आपका डेथ इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड सुसाइड को भी एक तरह से आप इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्रॉइड लिंक पैथोलॉजिकल गिल्ट एंड मॉरल सेल्फ डिस्ट्रक्शन टू योर डेथ ड्राइव। अब इन्होंने डुअल डिस्टिंक्ट थ्योरी दी थी, ये तो मैंने बता ही दिया। स्टिल हाँ, तो इन्होंने कहा कि हमेशा आपकी ईरोज़ और थानाटोस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहती है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपका एम्बिवेलेंस दिखाता है, एक्सप्लेन करता है कि आपको लव और हेट हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। इंटरनल मॉरल स्ट्रगल्स दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है रिलेशनशिप्स के अंदर, रेपिटेशन कंपल्शन दिखाता है कि आपके भले ही बहुत पेनफुल इवेंट्स आप बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं को रिएक्ट कर रहे हो एक तरीके से, और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी दिखाता है। सिविलाइजेशन सेल्फ रिप्रेजेंट्स ईरोज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट, सो बेसिकली आपका ईरोज ट्राई करता है कि आपके थैंटोस को कम करते जाए। एंड येस, सिग्निफिकेंस की बात करें तो इनकी थ्योरी ने साइको एनालिसिस को सेक्सुअलिटी से थोड़ा आगे और मोटिवेशनल लेवल पे भी दिखाया। एंड इट प्रोवाइडेड अ वे टू अंडरस्टैंड वॉर, वायलेंस, कलेक्टिव अग्रेशन क्यों होता है, इतना डिस्ट्रक्टिव चीज़ें क्यों होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, एंड कैसे ह्यूमन जो हैं वो क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्शन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। फ्रॉइड ने कहा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एक स्ट्रगल है 2 फोर्सेस के बीच में, विच इज़ ईदर योर ईरोज विच इज़ क्रिएशन, या फिर आपका थैनाटोस विच इज़ योर डिस्ट्रक्शन, और इसी से आपकी पर्सनैलिटी और सोसाइटी शेप होती है। ये मैंने बता दिया, इट्स अ ओवरव्यू ऑफ वट एवर आई हैव टोल्ड। अब एंग्जाइटी की बात करें तो फ्रॉइड ने हमारी मेन 3 टाइप की एंग्जाइटी दी थी, डिटेल में करते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा ईगो है, जब ईगो में लगता है कि डेंजर में है, हमारा कुछ डेंजर आने वाला है, या बीट सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट, जो इड की कोई ज़्यादा डिमांड हो गई या कुछ हो गया, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो हमारा ऑब्वियसली रोल में आता है। एंड व्हेन सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग, बीट एक्सटर्नल या इंटरनल, तो ईगो को एंग्जाइटी फेस होती है। एंग्जाइटी एक वार्निंग सिग्नल की तरह वर्क करती है, जो ईगो को मोटिवेट करती है कि हाँ भाई, आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को निकालो और हमें साइकोलॉजिकल हार्म से बचाओ। तो फ्रॉइड ने 3 टाइप की एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई करा, तीनों एक टाइप के सोर्स ऑफ थ्रेट से निकलती हैं। एक है हमारी ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी या रियलिस्टिक एंग्जाइटी, वो जो एकदम एक्चुअल एक्सटर्नल डेंजर के पीछे हो रही है। जो रियलिस्टिक फियर होता है ना आपका, जैसे कि एकदम से आपके सामने कोई शेर आ गया तो तुम डर जाओगे, नेचुरल चीज़ है, या अर्थक्वेक हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ टूट के गिर रहा है, तो तुम्हें डर लगेगा, दैट इज़ योर एंग्जाइटी जो उस टाइम पे हो रही है।
तो ये ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी जो होती है वो इंडिविजुअल को हार्म अवॉइड करने में हेल्प करती है रियल वर्ल्ड थ्रेट को सिग्नल करके। ये पैथोलॉजिकल तब तक नहीं होती जब तक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या जनरलाइज्ड है। अब देखो, जब जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है लोगों को, तो उन्हें हर चीज़ से एंग्जाइटी हो रही है। दैट इज़ नॉट व्हाट ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी इज़। ठीक है, तो इधर वही है कि ये तब तक आपकी ठीक है और ये हर बंदे के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए टिल द पॉइंट ये एक लिमिट में है। अगर ये हर चीज़ पे आपको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है देन दैट मीन्स कि ये पैथोलॉजिकल है। न्यूरोटिक एंग्जाइटी अराइज होती है जब ईगो को थ्रेटेंड लगता है इड से, कि इड की कोई ऐसी आपकी इम्पल्सेस हैं या सेक्सुअल एग्रेसिव डिज़ायर्स हैं जो आपको लगता है कि यार नहीं, ये नहीं होने चाहिए, कि मैं इनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। सो ये फियर जो है ये इन इम्पल्सेस के पीछे आता है कि कहीं भाई मैं ये रियलिटी में ना कर दूँ जिससे मुझे लेट्स से पनिश, जैसे कि यू हैव दिस वेरी बिग डिज़ायर दैट यू हैव टू रॉब अ बैंक, बट यू नो यू कैन नॉट रॉब अ बैंक, बट कॉन्टिन्यूसली वो आपके माइंड में चलते जा रहे हैं, 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 तो उससे आपको न्यूरोटिक एंग्जाइटी होगी। बिकॉज सुपर ईगो को पता है, ईगो को पता है कि दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। थ्रेट जो होता है इसमें वो इंटरनल होता है, ईड से आता है, आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं आता। ईगो को डर लगता है कि भाई वो कंट्रोल ना खो दे अपना ईड के सामने। पैनिक अटैक आते हैं इस टाइम पे, फोबियाज बन जाते हैं, आपके ऑब्सेशन हो जाते हैं, कंपल्शन हो जाता है, जिसके पीछे आप अपनी इम्पल्सेस को रोकने की कोशिश करते हो। सिग्निफिकेंस देखें तो ये हॉलमार्क है आपके न्यूरोसिस का, नाम से ही समझ आ रहा है, एंड बहुत सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी इससे एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। देन वी हैव मॉरल एंग्जाइटी, जब आपकी ईगो एक पनिशमेंट को एंटिसिपेट कर लेती है कि आपने भाई कुछ वायलेट कर चुके हो, आपको एक स्टैंडर्ड था जो आपने ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट देयर आर सर्टेन रूल सेट फॉर यू एंड आपने वो रूल तोड़ दिए। Let me give you example of sneaking out. Okay, like you say कि your parents are not allowing you to go out of the house after 8 PM, तो तुम्हारे माइंड में है कि चलो I'll sneak out tonight, सो तुम निकल जाते हो 11-12 बजे कहीं बाहर एंड ऑल दैट। तो तुम हो आए, तुम फन कराए, फ्रेंड्स के साथ घूमाए, तुम वापस आ गए। अब तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कि भाई ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, आई ब्रोक देयर ट्रस्ट, ये वो। तो वो तुम्हारा जो चल रहा होता है दैट इज़ योर मॉरल एंग्जाइटी। इसका सोर्स ऑफ थ्रेट आपका सुपर ईगो से ही आ रहा है, हार्श इंटरनल जजमेंट हो जाती है आपकी। तो ये जो एंग्जाइटी होती है आपके मॉरल कॉन्शियंस या सेल्फ क्रिटिसिज्म से लिंक होती है। इससे आपको गिल्ट, शेम, सेल्फ ब्लेम, मॉरल डिस्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकली देखें तो ये तब होती है जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है ईगो के डिज़ायर में और सुपर ईगो की डिमांड के अंदर, and it maintains in adherence to internal moral codes but can become pathological। जब आपकी सुपर ईगो एक्सट्रीमली अगर हार्श है तो आप कॉन्टिन्यूसली जब खुद को, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यू एवर नोटिस दिस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो बस अपने आप में खोए रहते हैं एंड लाइक इन अ वेरी एंशियस स्टेट। तो देयर इज अ चांस दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग मॉरल एंग्जाइटी बिकॉज देयर सुपर ईगो इज टू हार्श दैट दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम लिविंग देयर ओन लाइफ। तो अब देखो, ईगो को जब एंग्जाइटी होती है, ईगो डज नॉट लाइक इट ऑब्वियसली। सो इस एंग्जाइटी को कवर करने के लिए देर आर सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म जो अनकॉन्शियसली वर्क करते हैं ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला है आपका रिप्रेशन, फंडामेंटल डिफेंस है, जो भी अनएक्सेप्टेबल आपके थॉट्स होते हैं उसको सप्रेस कर देता है, कि इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। जैसे आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, पर आपका वो थॉट्स जो है वो सप्रेस हो चुके हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी मैंने आपको एक केस बताया, उसके अलावा देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव ऑल्सो सीन एंड समथिंग दैट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि देयर वाज समथिंग दैट आई वाज होल्डिंग ऑन टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मेरे बहुत ज़्यादा एक हैंड के अंदर पेन होते जाता था। वो पेन उसका कोई रीज़न नहीं था, मेरे को कोई कहीं इंजरी नहीं थी, कुछ नहीं था। बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दैट थिंग टू पीपल, मेरा धीरे धीरे वो हैंड पेन रिलीव हो गया और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुई ये चीज़ें। तो दैट इज़ बिकॉज रिप्रेशन जो है वो आपके फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और आपके ड्रीम्स के अंदर भी आता है। डिनाइल की बात करें तो आप एकदम कहते हो कि हो ही नहीं सकता, एक्नॉलेज कर देते हो कि रियलिटी जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप परसेप्शन को ही ब्लॉक कर देते हो, सिर्फ मेमोरी को नहीं। आप कहते नहीं, दिस नॉट पॉसिबल, व्हेन समबडी डाइज, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं यार नहीं, ये नहीं मर सकता, ये नहीं मर सकता। दैट इज़ योर डिनाइल। प्रोजेक्शन इज़ अपने ही अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देना, कि भाई जैसे कि अगर मुझे लग रहा, मैं बहुत गुस्से में हूँ
और आगे वाला बंदा मुझसे आके आराम से बात करे कि रिद्धि तुमने वो नहीं काम नहीं ख़त्म करा, मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, यू हैवंट डन इट टिल नाउ, लाइक व्हाई आर यू बीइंग सो एंग्री ऑन मी, जबकि आगे वाला मुझे आराम से बोल रहा है, बट क्योंकि मेरी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है मेरे अंदर, मैं खुद उस इमोशनल स्टेट के अंदर, पर मैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मैं गुस्सा क्यों, मैं प्रोफेशनल स्पेस के अंदर इतना गुस्सा क्यों, आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट, तो मैं आगे वाले पे वो प्रोजेक्ट कर देती हूँ. डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली आप अपना इमोशनल एनर्जी एक डेंजरस टारगेट से सेफ टारगेट पे शिफ्ट कर देते हो. बेसिकली जैसे आपको कई बार ना घर में बहुत लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने फ्रेंड्स पे जाके निकाल दोगे वो, यू विल स्टार्ट एक्टिंग इरिटेटेड ओवर देयर. या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे किसी प्रोफेसर ने तुम्हें सुना दिया, यूर लाइक इनको मुंह पे तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, नंबर काट लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि यू जस्ट रिप्रेस इट फॉर दैट पॉइंट. तुम घर आते हो और तुम इनडायरेक्टली वो गुस्सा किसी और पे निकाल देते हो, बी इट योर सिबलिंग और योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, एनीबडी. तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. देन वी हैव रिएक्शन फॉर्मेशन, कि आप अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को एक उसके ऑपोजिट वे में एक्ट करने लग जाते हो. जैसे कि मान लो देयर इज़ समबडी हु इज़ हैविंग एक्सट्रीम सेक्शुअल डिज़ायर्स, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर लग गया, तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट्स हैं, ऑक्सीमोरॉन वाली चीज़ें, एकदम ही ऑपोजिट हैं दोनों चीज़ें. तो ये आपका रिएक्शन फॉर्मेशन होता है. जब आपको लगता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी ऑपोजिट चीज़ें करने लग जाते हो. जैसे कि लेट्स से यू डू नॉट लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन, तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद वो बंदा, तुम्हें दिल से हेट आ रहा है उस बंदे के लिए, तो फिर भी तुम उसके पास जाके बहुत अच्छे वे में एक्ट करोगे, बहुत प्यार से बात करोगे कि यार दिस पर्सन इज एवरीथिंग, तो वो आप ऑपोजिट एक्ट कर रहे हो अपने ट्रू इमोशंस के. दैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन. रिग्रेशन, अपने पुराने बिहेवियर्स पे वापस चले जाना. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ना कि you are not whenever you experience trauma and when your trauma gets triggered, you are not the age that you are. जब आपका ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो आप उस एज पे चले जाते हो जब वो ट्रॉमा आपको एक्चुअली में हुआ था. लेट्स सी यू एक्सपीरियंस समथिंग एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 19 वो चीज़ तुम्हें कहीं से ट्रिगर कर गई, तो यू विल स्टार्ट एक्टिंग आउट. तुम्हें लगा यार मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे बिहेव करती नहीं थी. पर वो होगा क्या कि वो क्योंकि व्हेन यू वर 15 व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड एंड यू यूज टू रिएक्ट उस तरीके से व्हेन यू वर 15, तो अब आपका वो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, तो आप उसी में एक्ट कर रहे हो. दिस इज मोर और लेस व्हाट योर रिग्रेशन इज. देन यू हैव रैशनलाइजेशन, अपने बिहेवियर को एक सोशली एक्सेप्टेबल रीज़न दे देना. जो भी आपका यू नो समथिंग दैट यू हैव डन उसको एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में दिखा देना. जैसे कि यू नो मार्क्स नहीं आए क्योंकि पेपर हार्ड बना था, मार्क्स नहीं आए क्योंकि प्रोफेसर को मुझसे कुछ पर्सनल इशू है. दैट इज़ योर रैशनलाइजेशन. इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो इट इमोशन से डिटैच हो जाना, थ्रेटनिंग सिचुएशन से अपने इमोशंस को हटा देना, उसके एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस से लग जाना. कितना अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं लोग कि वो इमोशन फील नहीं कर रहे, वो उस सिचुएशन में देख रहे हैं, डिटैच हो जाएंगे और सोचेंगे नहीं यार यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर फीलिंग, दे आर फोकसिंग ऑन क्या है और क्या होना चाहिए. सब्लिमेशन की बात करें तो इट इज़ चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू सोशली वैल्यूड एक्टिविटीज़. ऐसी इम्पल्सेस जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है उसको सोशली वैल्यूड वे के अंदर कन्वर्ट कर देना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू आर समबडी हु हैज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव टेंडेंसीज, बट तुम वैसे गुस्से में नहीं रह सकते, तो तुमने आगे अपना WEE या फिर बॉक्सिंग वगैरह के अंदर लग गए जहाँ पे वो तुम्हारा चैनलाइज हो पा रहा है. यू नो हाउ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर ब्रेकअप्स दे जॉइन देयर जिम बिकॉज उन्हें वो गुस्सा कहीं निकालना होता है, तो वो कहीं चैनल करना है उन्हें उन चीज़ों को. सो दिस इज़ वॉट योर सब्लिमेशन इज़. आइडेंटिफिकेशन इज एंग्जाइटी रिड्यूस करना, किसी और पावरफुल बंदे की ट्रेट्स लगे. कई बार ऐसे होता है ना कि लेट्स से दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड देन यू थिंक अच्छा इफ़ आई वर दिस पर्सन हाउ वुड दिस पर्सन एक्ट, तो तुम उस तरीके से एक्ट करने लग जाते हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है. साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने करी हुई है ऑलरेडी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसके. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर फ्रॉइड. काफ़ी लंबा भी हो चुका है वीडियो, बट ठीक है, विल कवर इट अप राइट नाउ ओनली. फ्रॉइड प्रपोज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय मैच्योरेशन एंड मूवमेंट ऑफ लिबिडिनल एनर्जी, कि आपका जो भी डेवलपमेंट है वो आपके मैच्योरेशन से और आपकी सेक्शुअल एनर्जी से ड्रिवन होता है, ठीक है, विच बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डिफरेंट. तो आपके बेसिकली जो एनर्जी होती है आपकी सेक्शुअल एनर्जी हो गई, या आपके डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट जोन्स के अंदर
कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इन जोन्स को कहते हैं एरोजेनस जोन्स, वो एरिया जो नेचुरली प्लेजर प्रोड्यूस करते हैं और आपकी टेंशन को रिलीज करते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज एसेंशियली कंप्लीट बाई एज 5। हर एक स्टेज का जो होता है आपका डेवलपमेंट जो होता है वो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको डिटर्मिन करता है, सेक्सुअल इम्पल्सेस वगैरह को दिखाता है। एंड जब आप इनसे नेविगेट कर जाते हो तो आपका हेल्दी अडल्ट फंक्शनिंग हो जाता है। ठीक है, तो फेलियर अगर हो गया इसका, या फ्रस्ट्रेशन हो गया, या ओवर इंडल्जेंस हो गया किसी भी स्टेज पे, तो उससे या तो फिक्सेशन हो सकता है या आपका रिग्रेशन हो सकता है। तो पहला तो आपका ओरल स्टेज है बर्थ से 1 ईयर तक। ठीक है, तो इन्होंने पूरा अपना बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का साइकिल दिया है। एरोजेनस जोन होता है इसमें माउथ, क्योंकि आपका इन्फेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरीली उनका वर्ल्ड को ही एक्सप्लोर करने का तरीका ओरल एक्टिविटीज़ ही होती हैं, बीट थ्रू सकिंग, सॉलोइंग, बाइटिंग, लिकिंग, चूइंग। ठीक है, तो ये जो ओरल एक्शंस होते हैं ये सिर्फ आपकी फीडिंग से लिंक्ड नहीं होते, बट ये आपकी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन दिखाते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो इससे आपका डिपेंडेंसी बनती है, ट्रस्ट बनती है, आपकी जो इनिशियल फीलिंग्स होती हैं दुनिया के बारे में वो होता है। इन्फेंट लर्न्स दैट द वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई नीड्स, जैसे फीडिंग हो गया आपका या कुछ भी, और कुछ आप बच्चे को कुछ सक करने के लिए दे देते हो, तो उनको लगता है कि उनको वो ट्रस्ट और सिक्योरिटी डेवलप होती है। अब फिक्सेशन स्टेज पे 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक होता है ओरल इनकॉपरेटिव पर्सनैलिटी, एक होता है ओरल सैडिस्टिक पर्सनैलिटी। तो ओरल इनकॉपरेटिव पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, ओवर फीडिंग या ओवर इंडल्जेंस अगर पेरेंट्स करवा देते हैं बच्चे का, तो बच्चा जो है बहुत गलेबल हो जाता है, बहुत डिपेंड हो जाता है दूसरों पे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है कि हाँ उसको हर चीज़ मिलेगी जो वो चाहेगा। एक्सेसिव ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग में लग जाता है, आइडियाज़ को बहुत क्रिटिकली लेता है। फिर उसके बाद तो बेसिकली ये जो पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं कंफर्ट सीख करते हैं, जो आपके होंगे कोई ना कोई फ्रेंड तो होता है ऐसे ग्रुप में हु इज़ वेरी ज़िद्दी बेसिकली, तो ज़िद्दी और डिपेंडेंट, सो दैट्स व्हाट योर ओरल इनकॉपरेटिव पर्सनालिटीज़ आर। ये कंफर्ट सीख करती हैं और सिक्योरिटी सीख करती हैं आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज से, पैसिव और कंपाइलेंट रहती हैं। ओरल सैडिस्टिक पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जिनको डेवलप्स व्हेन बाइटिंग बिगिंस एंड फ्रस्ट्रेशन बिकम्स कॉमन, कि मतलब आपको जब बहुत ज़्यादा लेट्स से कि फीडिंग से बहुत जल्दी छोड़ दिया, तो ट्रेड्स इसमें सरकाज़म हो जाएंगे, बाइट कर जाना वर्ड्स को, सिनिसिज्म, एग्रेशन, मैनिपुलेशन। ये अर्ली ओरल स्टेजेस में पैसिविटी होना, डिपेंडेंस होना, फिर बाद में धीरे धीरे एग्रेशन आपका डेवलप हो जाता है। फिर जैसे एग्रेशन डेवलप हो रहा है तो वो माउथ को एज अ वेपन यूज़ करते हैं बाय बाइटिंग थिंग्स, एंड वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में दिखने लग जाती है। एनल स्टेज की बात करें इट्स फ्रॉम 1 to 3 years और 2 to 3 years, बिकॉज ओरल स्टेज वॉज इधर 0 to 1 और 0 to 2 तक वो खिंच सकता है। तो इसमें एरोजेनस जोन जो होता है वो आपका एनस और बाउल मूवमेंट होता है। तो इस स्टेज पे चाइल्ड का जो मेन प्लेजर सोर्स होता है दैट इज़ दी रिटेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ फीसेस। ठीक है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक तरह से बन जाती है, कि जब वो रिजॉल्व हो रहा है तो बच्चे की ईगो डेवलप होने लग रही है धीरे धीरे, और सोसाइटल कंट्रोल के हिसाब से वो अपने आप को शेप करने लग जाता है। इसमें ऑटोनमी, सेल्फ कंट्रोल, ऑर्डर, मेसीनेस की बात होती है, पावर स्ट्रगल की बात होती है केयर गिवर्स के साथ। इसमें 2 तरह का आपका फिक्सेशन हो सकता है। एक हो सकता है एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटीज़, तो उसमें क्या होता है कि ओवरली लैक्स या इनकन्सिस्टेंट टॉयलेट ट्रेनिंग के पीछे बहुत मेसीनेस हो जाती है, बच्चा एकदम मेस क्रिएट कर देता है, एंड दे आर वेरी दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, दिल जस्ट गो एंड दिल पूप एवरीवेयर वाली चीज़। इमोशनल आउटब्रस्ट हो जाते हैं एडल्ट्स के अंदर, डिफ़िकल्टी हो जाती है डिसिप्लिन में। तो व्हेन दे ग्रो अप दे स्टार्ट बिकमिंग वेरी कि मैं जो कह रहा हूँ वही, मतलब बहुत कैसे, व्हाट्स द करेक्ट वर्ड फॉर इट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अकड़ के जो लोग रहते हैं। सो दैट इज़ योर एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी ऑन द अदर हैंड इट इज़ विद स्ट्रिक्ट, प्यूनिटिव और ओवरली डिमांडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। तो इसमें स्ट्रिंजीनेस हो जाता है, बहुत ऑब्सेसिव ऑर्डरलीनेस हो जाता है, परफेक्शनिज्म, स्टबर्ननेस, रिजिडिटी, कि बहुत ही एकदम परफेक्ट करना है हर चीज़। देन वी हैव फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज के आपके एरोजेनस जोन्स जो होते हैं विच इज़ योर जेनिटल्स। तो ये फ्रॉइड के लिए बहुत सेंट्रल है, क्योंकि इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स यहीं से निकाल के दिया था। एंड इन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन है वो इस एज तक आते आते अपने जेंडर डिफरेंसेस समझने लग जाते हैं, बॉडीली सेंसेशन समझने लग जाते हैं, फेमिलियल रोल समझने लग जाते हैं, सेक्शुअल क्यूरियोसिटी पीक पे हो जाती है, फैंटेसीज आ जाती हैं इन्वॉल्विंग पेरेंट्स,
एंड लड़कों में बोले कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है विच इज़ द डिज़ायर फॉर मदर, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर एंड फियर ऑफ लूजिंग अ पीनिस ड्यू टू परसीव्ड रिटेलिएशन बाय फादर, जिसको कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी बोला जाता है। ठीक है, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी से अपने डिज़ायर्स वो रिप्रेस कर लेते हैं, राइवलरी फादर के साथ जो होती है उसको ख़त्म कर देते हैं कि नहीं ठीक है, और धीरे धीरे फादर के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो फादर की वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर लेते हैं। इधर जो आपका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है विद द पेरेंट, इट्स योर मेजर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यू अडेप्ट टू द जेंडर रोल्स, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है, री इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स बढ़ जाती है, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेज जिससे आपका मॉरल डेवलपमेंट हो और स्टेबल अडल्ट रिलेशनशिप्स रहे। ओडिपस कॉम्प्लेक्स उल्टा है गर्ल्स के लिए कि पहले इनिशियली दे लव द मदर, देन शी नोटिसेस दैट शी डज नॉट हैव अ पीनिस, देन उसको डिप्राइव्ड फील होता है, एंड देन वो मदर को ब्लेम करने लग जाती है विच इज़ नोन एज पीनिस एनवी, एंड वो रीडायरेक्ट कर देती है अपना अफेक्शन टूवर्ड्स द फादर हु अपेरेंटली पोजेसेस द वैल्यूड ऑर्गन, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मदर की तरह बनने लग जाती है। पहले तो उसे बहुत रिजेंटमेंट होता है, बट कॉम्पिटिशन में रहती है कि फादर के अफेक्शन के लिए एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद रेजोल्यूशन हो जाता है जब वो अपने जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होते हैं उनको रिप्रेस कर देते हैं, मदर के साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, एंड मैटरनल वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर देते हैं। सो दिस इज़ योर फैलिक स्टेज, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेज एक तरह से। एंड इसके बाद आपका लेटेंसी स्टेज आता है विच लास्ट फ्रॉम 6 years टू प्यूबर्टी। इसमें कोई भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती है, एंड ये जब आपके फैलिक स्टेज में इतनी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं तो आपकी, अच्छा ऑल्सो जो फ्लॉइड का ये मॉडल है, इससे आपके जो आजकल वो चल रहा है ना मॉमी इश्यूज़ डैडी इश्यूज़, वो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसको ऐसे ही याद रखना, योर ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ योर मॉमी इश्यूज़ एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज़ योर डैडी इश्यूज़। एंड लेटेंसी की बात करें तो कोई भी सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती उस टाइम पे, लिबिडो बहुत हेवीली रिप्रेस हो जाती है, एंड बिकॉज इट्स वेरी हैवी ऑन द ब्रेन कि इतना कैसे सोच लिया एंड ऑल दैट, तो वो सुपर ईगो आपकी लिबिडो को रिप्रेस करवा देता है, एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस बहुत डोरमेंट हो जाते हैं, एकदम ही ख़त्म से हो जाते हैं। फोकस होता है स्कूल, फ्रेंडशिप, अचीवमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन। तो इस स्टेज से आपका इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ बढ़ता है। लास्ट स्टेज इज़ योर जेनिटल स्टेज विच इज़ योर प्यूबर्टी से अडल्टहुड था। एरोजेनस जोन्स आपके मेच्योर जेनिटल्स हो जाते हैं, प्यूबर्टी के साथ साथ आपकी सेक्सुअल एनर्जी वापस रीसर्फेस होती है, बट नाउ इट्स मोर मेच्योर, इट्स टुवर्ड्स हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो इससे आपके इन फ्यूचर हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनते हैं, आपकी कैपेसिटी बैलेंस होती है फॉर इंटीमेसी। सेक्सुअल डिज़ायर्स को आप सोशल रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर दिखाते हो। इंडिविजुअल्स जब अपने लिबिडो को चैनल कर सकते हैं, नॉट जस्ट इनटू सेक्स बट ऑल्सो इनटू वर्क, क्रिएटिविटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। फ्रॉइड बिलीव दैट सक्सेसफुल एडल्ट इज़ अ केपेबल ऑफ लव, वर्क, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कोई आगे फिक्सेशन होती है तो वो न्यूरोसिस के अंदर दिख सकती है, न्यूरोसिस की तरह दिखेगी। फिक्सेशन की बात वही है कि जो आपका फ्रॉइड जो लिबिडो होता है वो स्टेजेस में डेवलप होता है, बट ये प्रोसेस जो है बहुत वल्नरेबल है, जिसकी ओवर इंडल्जेंस हो गया, फ्रस्ट्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, पेरेंटिंग स्टाइल। तो एक पोर्शन अगर आपके लिबिडो का एक स्टेज पे स्टक हो जाता है तो वो आपका परमानेंट साइकोलॉजिकल रेजिड्यू बना देता है उस स्टेज पे, जिससे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है रिग्रेशन की। तो फिक्सेशन इज़ द इंटरनल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिससे आपको न्यूरोसिस हो सकता है आगे। रिग्रेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से कॉन्फ्लिक्ट है तो वो जो लिबिडो एक जगह अटकी हुई है उस स्टेज पे आप वापस पहुंच जाओगे, इमेच्योर पैटर्न्स में एक्ट करने लग जाओगे, जैसे कि अर्लियर डेवलपमेंट स्टेजेस हो गए, जो भी इमेच्योर पैटर्न्स थे उनमें चले जाओगे, या फिर अर्लियर लव ऑब्जेक्ट्स जिससे आपके कुछ विशेज़ या सिंबॉलिक कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो जाएंगी। जैसे कि एक स्ट्रेस्ड एडल्ट है, वो ओवर ईट कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, तो वो ओरल रिग्रेशंस हुआ है, वाई बिकॉज उसके जो भी माउथ से चीज़ें हो रही हैं उस पर फोकस है। फिक्सेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, स्ट्रेस इंटेंस है और ईगो वीक है तो आपका रिग्रेशन हो सकता है। एंड सब्लिमेशन भी हो जाती है कि व्हेन यू आर एन अडल्ट तो यू डायरेक्ट योर लिबिडो इनटू सोशली वैल्यूएबल एक्टिविटीज़, जैसे आर्ट क्रिएट करना हो गया, साइंस हो गया। एंड उन्होंने कहा कि सब्लिमेशन एसेंशियल है आपकी सिविलाइजेशन में वर्क करने के लिए, नहीं तो बहुत क्योस क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फिक्सेशन एंड रिग्रेशन। इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरनमेंट की बात करें अगर, तो फ्रॉइड ने कहा कि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपके इनेट फैक्टर्स विच इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इज़ योर कॉन्स्टेलेशन, इनसे शेप होता है।
बी इट योर बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट, इंस्टिंक्ट जो आपकी होती हैं. कॉन्स्टलेशन इज पेरेंटिंग, ट्रॉमा, कल्चर और सोशल एक्सपेक्टेशंस. हेल्दी पर्सनालिटी तभी डेवलप होती है जब ये दोनों एक तरह से बैलेंस होते हैं और जो आपके इन्वायरमेंट है वो अलाउ करती है चाइल्ड को कि वो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व कर पाए, फिक्सेशन और एग्रेशन ना हो. दिस इज़ इट फॉर योर फ्रॉइड वाला पोर्शन. सोशियोलॉजिकल शिफ्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई नो दैट दिस वीडियो वॉज वेरी कॉन्टेंट हैवी एंड आई रियली होप तुमने नोट्स बनाए हैं, बिकॉज नहीं तो तुम्हें याद नहीं होगा. एंड आई जस्ट गो ओवर एवरीथिंग अगैन लाइक इन अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ वे कि क्या हुआ. तो साइको एनालिसिस हमारा इमर्ज हुआ एक डिस्टिंक्ट सिस्टम की तरह आफ्टर योर बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म. एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात करी, फिर आपने रिप्रेशन की बात करी थी, इरेशनल ड्राइव की बात हुई हमने, फिर इंस्टिंक्ट और मोरालिटी की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने बात करी थी साइकोसिस थ्रेशहोल्ड्स की, फिर वी टॉक्ड अबाउट इंस्टिंक्ट्स एंड कैसे फ्रॉइड ने इन सब चीज़ों को कंबाइन करा. आफ्टर दैट हमने देखा कि फ्रॉइड का क्लिनिकल बैकग्राउंड क्या था, एनाओ का केस देखा हमने डिटेल में, फ्रॉइड ने कैसे हिप्नोसिस से फ्री एसोसिएशन पे ट्रांसफ़र करा, फिर फ्रॉइड का इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमने पढ़ा जिसमें 2 पार्ट्स थे, और मैनिफेस्ट कंटेंट एंड और लेटेंट कंटेंट. फिर मैकेनिज्म हमने देखा ड्रीम वर्क का जिसके अंदर 4 चीज़ें थी, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, सिम्बोलाइजेशन और सेकेंडरी रिविजन. फिर हमने फ्रॉइड की सिडक्शन थ्योरी देखी, कैसे उन्होंने वो बाद में चेंज करी क्योंकि उनके 4 चीज़ें आ गई थी कि एविडेंस नहीं आ रहा था, पेशेंट ऐसे सीन डिस्क्राइब कर रहे थे जो चाइल्ड नहीं समझ पाते थे और एक्सटर्नल कोई कंफर्मेशन नहीं था. फिर उन्होंने 1897 में अपनी थ्योरी को रिवर्स कर दिया. फिर उन्होंने अपने आप को उनकी फादर की डेथ के बाद खुद को भी ऑब्जर्व करा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी दिया, ईड की बात करी. ईड में उन्होंने हमारे ट्रिबी की बात करी विच इज़ और इंस्टिंक्ट, उसमें इरोस और थैंटोस की बात की. फिर ईड के कंपोनेंट्स की बात करी हमने, ईगो की बात करी हमने. देन वी टॉक्ड अबाउट ईगो, एंग्जाइटी एंड द सुपर ईगो. सुपर ईगो के बाद कैसे साथ में तीनों चीज़ें वर्क करती हैं. एंड उसके बाद फ्रॉइड की इंस्टिंक्ट थ्योरी देखी हमने जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 4 कंपोनेंट होते हैं हर एक इंस्टिंक्ट के, सोर्स, इम्पेटस, एम, ऑब्जेक्ट. 2 इंस्टिंक्ट थी, लाइफ फोर्सेस एंड डेथ फोर्सेस. लाइफ फोर्सेस को इरोस कहते हैं, उसके अंदर लिबिडो होती है, और डेथ फोर्सेस को हम थैनाटोस कहते हैं. एंड इसके बाद एंग्जाइटी की बात करी हमने, ऑब्जेक्टिव, न्यूरोटिक, मॉरल. ऑब्जेक्टिव इज़ जो रियलिटी में हो रहा है, न्यूरोटिक इज़ जो कि आपके फियर आ रहे हैं इड की इम्पल्सिस के बारे में, और मॉरल इज़ जब सुपर ईगो बहुत ओवरटेक करता है आपको. ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी, रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सब्लिमेशन. साइकोसेक्सुअल थ्योरी देखी, 5 स्टेजेस थे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनिटल. फिर फिक्सेशन रिग्रेशन की बात करी. एंड दिस इज़ इट फॉर फ्रॉइड. आई रियली होप तुम लोग को समझ आया हो. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन नीचे. और पीपीटी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम के बायो से तुम्हें लिंक मिल जाएगा. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. भाई बहुत मेहनत लग रही है बनाने में. एंड आई गेस या दैट्स इट. सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीइंग.